स्वागत है आप सभी का ड्रीम टू सक्सेस क्लासेस में। आज है हमारी फोर्थ क्लास और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी पिछली क्लासेस हैं वो आप सभी को अच्छी लगी होंगी। आपको जो समझाया गया है, जो भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व किए थे, जो भी हमने फंडामेंटल समझाए थे, वो आपको अच्छे से समझ आए होंगे। और आप इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखिए। यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ फॉलो का बटन दबाइए, शेयर कीजिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और भी हमारे भाई बहन हमसे जुड़ सकें। और आपको किसी भी प्रकार की क्लास से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, क्वरीज हैं, तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पे हमसे जुड़ सकते हैं। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज भोलेनाथ का दिन है, तो भोलेनाथ से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें, ताकि हम हमारे ड्रीम को सक्सेस तक अवश्य लेकर जाएं। तो महादेव का नाम लेकर आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में भी हमने परसेंटेज पर क्वेश्चंस किए थे, क्योंकि फंडामेंटल्स हमने फर्स्ट और सेकंड क्लास में अच्छे से क्लियर कर लिए थे। तो जो थर्ड क्लास हुई थी उसमें हमने क्वेश्चंस का लेवल धीरे धीरे इंक्रीज किया था। आज भी हम उसी प्रकार के क्वेश्चंस आगे करेंगे। पिछली क्लास में आपकी थोड़ी क्वेरीज थी कि सर जो फ़ॉन्ट साइज है वो थोड़ा कम है, हमें विजिबल नहीं हो रहा है। तो इस क्लास में हमने कोशिश की है कि फ़ॉन्ट साइज को, जो बैकग्राउंड है, उसे भी बदला है हमने। तो उम्मीद है कि आपको विजिबल हो रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा क्वेश्चन है, यदि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 10% कम है और y 125 से 10% अधिक है, तो x किसके बराबर है? If a number x is 10% less than another number y and y is 10% more than 125, then x is equal to। तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब हम क्वेश्चन को थोड़ा साइड कर देते हैं और शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, यहाँ हमारी 2 नंबर की बात की गई है, एक्स और वाई की। हमें क्वेश्चन को पकड़ना कहाँ से है? देखिए, क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन की स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। अगर हमें स्टार्टिंग करनी आ गई तो बहुत ईजी वे में हम क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर रिलेशन हमें मिल गया कि जो वाई है वो 125 से 10% अधिक है। यानी हमें सबसे पहले मिल गया कि जो वाई जो है वो 125 से प्लस है 10%। इसका मतलब हमें सबसे पहले करना क्या होगा कि हमें सबसे पहले निकालना होगा 125 का 10%। तो हम जब 125 का 10% निकालेंगे, सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा? 12.5। ये सॉल्यूशन 10% तो इजीली निकल भी सकता है कि वन डिजिट के बाद पॉइंट लगा देते हैं हम। तो ये हमें क्या मिला? 12.5। अब ये 125 से इतना अधिक है तो हमें इसको जोड़ना होगा 125 में। तो हम 125 में जब 12.5 को ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 5731, यानी कि 137.5। इसका मतलब क्वेश्चन सोल्व करने पर हमारे पास यहाँ y की वैल्यू कितनी आ गई है? 137.5। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या आ गया है कि जो x दूसरी संख्या y से 10% कम है, यानी कि y जो है, जो x है वो y से भी 10% कम है। तो हमें इसका भी 10% निकालना होगा। 137.5 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 100, 10% निकालने के लिए। तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो इजी वे में हमें हमारे पास यहाँ आ जाएगा 13.75। इसका मतलब जो हमारा x है वो y से भी इतना कम है, तो इसे हम उसमें से माइनस कर देंगे इजीली। तो 137.5 में से 13.75 जब माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 7 गया 7, या 6 3 2 1, यानी कि हमारा आंसर आ गया 123.75। तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कि इस यहाँ भी हमारा जो बेसिक फंडामेंटल्स है वही यूज आ रहे हैं, कि हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू एंड फ्रैक्शन से परसेंटेज वैल्यू निकालकर हमने इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। हमने देखा सबसे पहले कि जो y है वो 125 से 10% ज़्यादा है, तो हमने सबसे पहले 125 का 10% सोल्व किया, जो कि आया 12.5। अब ये 125 से ज़्यादा था तो हमने 125 में ऐड कर दिया, तो हमारी y की वैल्यू यहाँ पर आ गई। उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ लिखा है कि x जो है वो y से 10% कम है। तो वहाँ जो y की वैल्यू है उससे 10% कम है, तो इसका जो 10% सोल्व किया हमने तो यहाँ निकल कर आया 13.75। तो जब हमने y में से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर इजीली हमें मिल गया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? x की वैल्यू। मैं यहाँ लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 123.75। और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x की वैल्यू ही पूछी गई थी।
मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। यदि ए की आय की, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर की आना चाहिए, हाँ अब ठीक है। यदि ए की आय का 60% बी की आय के 75% के बराबर है तो बी की आय ए की आय के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इंग्लिश में पढ़ते हैं। इफ 60% ऑफ ए की इफ 60% ऑफ ए इनकम इज इक्वल टू 75% ऑफ बीज इनकम, then b's income is equal to x% of a's income, then the value of x। यानी कि यहाँ पर दो लोगों की बात की गई है, a और b के बारे में। तो चलिए हम क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ कहा गया है कि जो a की आय है यानी कि a की जो सैलरी है उसका 60% बराबर है b की सैलरी के 75% के बराबर। तो देखिए a का हमको मतलब पता है मल्टीप्लाई होता है, ए की जो सैलरी है उसका 60% बराबर है किसके, बी की सैलरी के 75% के। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, यहां से ए और बी की जो रेशियो है वो हमें मिल जाएगा। एक्चुअल वैल्यू नहीं मिलेगी लेकिन एक जो मान होता है उसका ए और बी का वो हमें यहाँ से मिल जाएगा। 100 से 100 सोल्व कर लेंगे, 6 से 15 से काटेंगे, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था जब हम b को नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ b की वैल्यू के नीचे जो a की वैल्यू है वो आ जाएगी। इसका मतलब a बाई बी हमें क्या मिल गया, 5/4, यानी a की वैल्यू हमें क्या मिली 5 और b की वैल्यू हमें क्या मिली 4। अब आगे क्या कहा गया है, तो b की आय a की आय के x% के बराबर है। जो b की आय है यानी कि जो 5 है वो b की आय है a की आय के x% के बराबर है। या हम बेसिक से करते हैं इसको, देखिए बेसिक से करते हैं। क्या कहा गया है, b की आय क्या है 4 है, b की आय बराबर है किसके, a की आय के x%, 5 का x% के। यानी कि जो b की आय है वो बराबर है, बी की आय जो है वो बराबर दी गई है किसकी, ए की आय के x% के। जब हम इसे सोल्व कर सकते हैं तो हम सोल्व करेंगे इसको, जो 100 है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो ये हो जाएगा 400, और जो 5 है ये डिवाइड में आ जाएगा बराबर x। तो हम यहाँ से सोल्व करेंगे तो इजीली हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें 80। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू, और हमें फाइंड भी क्या करनी थी, x की वैल्यू। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई है 80। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी, फिर भी हम एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि ए की आय का जो 60% था वो बराबर था बी की आय के 75% के। तो यहाँ 100 से 100 हमने कैंसिल कर दिए, इसको 15 से फर्दर सोल्व किया, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75। तो ए और बी की हमें रेशो मिल गए 5/4, यानी ए की जो हमारी वैल्यू है 5 है, बी की वैल्यू 4 है। फर्दर क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए की आय के बी की आय जो है यानी बी की आय 5 जो है वो बराबर है ए की आय के x% के बराबर, ए की आय के x% के बराबर। ये जो बी की आय वो बराबर है ए की आय के x%। तो हमने जब इसको सोल्व किया तो हमारी एक x की जो यानी ए की जो वैल्यू है, या हाँ x की जो वैल्यू है हमारी 80 आ गई। यानी कि जो बी की आय है वो ए की 80% के क्या है, बराबर है। जैसे हम ए की जो हमारी वैल्यू है वो कितनी है 5 है, तो जब इसका 80% हम सोल्व करेंगे तो यहाँ क्या आने वाला है 4, और यही क्या है बी क्या है। तो हमने यहाँ इजीली इसको सोल्व कर लिया। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या, यहाँ भी दो संख्याओं की बात की जा रही है। जो बड़ी संख्या का जो 40% है वो छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। इंग्लिश में देखते हैं, आउट ऑफ टू नंबर 40% ऑफ ग्रेटर नंबर इज लेसर देन 60% ऑफ स्मॉलर। इफ द सम ऑफ बोथ नंबर इज 150 देन द फाइंड ग्रेटर नंबर। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं।
देखिए यहाँ भी हमारे दो दो डिजिट की बात की गई है, तो हम उसको मान लेते हैं ए और बी। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40%, माना कि जो बड़ी संख्या है वो क्या है, ए। तो ए का जो 40% है, का मीन्स मल्टीप्लाई 40%, बराबर है किसके, छोटी संख्या के 60% के। तो छोटी संख्या हमने लेट की है बी, तो छोटी संख्या के 60% के। तो यहां से जब हम सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0, 2 से फर्दर सोल्व करने पर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ हमने जब सोल्व किया तो हमारा वैल्यू मिली हमें जब ए के नीचे बी आएगा तो जो ए की वैल्यू है बी की वैल्यू के नीचे चली जाएगी। इसका मतलब 3, ए का जो वैल्यू है 3 है और बी की वैल्यू क्या है, 2 है। फर्दर हमें क्वेश्चन में कहा गया है यदि संख्याओं का योग 150 है, सॉरी, आगे कहा गया है कि जो दोनों संख्याओं का योग है 150 है, यानी a प्लस बी की वैल्यू दी गई है, a प्लस बी इज इक्वल टू 150। तो जब हमें पता है a की वैल्यू 3 है प्लस b की वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू दी गई है 150, सोल्व करने पर हमें मिलेगा 5 हो गया। 5 से कितनी बार सोल्व होगा ये, 30 बार। कितनी बार, 30 बार। तो देखिए हमें पूछा क्या गया है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या हमने किसको लेट किया था, ए को हमने क्या लेट किया था, बड़ी संख्या। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3, तो हम 30 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से। तो हम इजीली वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, 90। इसका मतलब बड़ी संख्या हमारी क्या है, 90। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम इसे रिपीट कर देते हैं कि हमने दो संख्याओं को लेट किया, इसको हमने बड़ी संख्या माना और इसको हमने छोटी संख्या मान लिया। तो यहाँ पर कहा गया है कि जो बड़ी संख्या का जो 40% है, यानी ए का जो 40% है वो बराबर है छोटी संख्या यानी बी के 60% के। हमने इसको सोल्व किया तो सोल्व करने पर हमें ए और बी की वैल्यू क्या मिली, 3/2। फर्दर हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों जो वैल्यू का जो योग है यानी टोटल है वो हमें दिया गया 150। तो हमने इसको सोल्व करने पर हमारी वैल्यू कितनी आई, 30। आगे हमसे पूछा गया है कि बड़ी संख्या यानी कि ए, तो ए की वैल्यू हमें कितनी मिली थी, 3। तो हमने 30 को ईजिली 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ए की वैल्यू जो हमारी वो कितनी आ गई, 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आइए एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि ए की आय का 10% इज इक्वल है बी की आय का 15%। देखिए हमें दे रखा है कि जो ए की आय है यानी ए की सैलरी है, गिवन दैट 10% ऑफ एज इनकम इज इक्वल टू 15% ऑफ बीज इनकम। यहां तक हमने क्वेश्चन पढ़ा कि ए की आय का 10% बराबर है बी की आय के 15% के। आगे दिया गया है और बी की आय का जो 15% है वो बराबर है सी की आय का 20%। यानी हमारे पास यहाँ पर 3 डिजिट हैं, 3 लोग हमको क्वेश्चन में दिए गए हैं, ए बी एंड सी। यहाँ कहा गया है कि ए की आय का 10% यानी कि 1/10 यानी फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, बी की आय का 15%, बी यानी कि 15% को जब हम 100 से डिवाइड करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो आती है 3/20। सी की आय का 20%, सी की आय का 20 यानी 1/5। देखिए जब भी हमें इस प्रकार के कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो तो हम क्या करते हैं, इन तीनों क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन वैल्यू के जो हमारा डिनोमिनेटर होता है हम उसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, हम उसका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं और फिर हम फर्दर सोल्व करते हैं। या फिर इस प्रकार भी हम सोल्व कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार भी हम सोल्व कर सकते हैं कि ए की आय का 10% दे रखा है, ए की आय का 10% बराबर दे रखा है बी की आय के 15% के, और वो बराबर दे रखा है सी की आय के 20% के। तो ये मेथड थोड़ा इजी आपको समझ में आएगा। तो देखिए हमें इतना दिया गया है, हाँ इसको सोल्व करेंगे तो ये 100 से 100 सोल्व हो जाएंगे। फर्दर 5 से सोल्व करने पर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c। आगे कहा गया है यदि तीनों की आय का योग, अब देखिए a प्लस बी प्लस सी हमें दिया गया है 7800। तो हम क्या करेंगे, क्या हमारा a की वैल्यू 2 है,
क्या हमारी बी की वैल्यू 3 है? जी नहीं, ये इनकी वैल्यू नहीं है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। सपोज मुझे ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ए को हाइड कर लूँगा और बाकी जो डिजिट मुझे दे रखी है उनको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे कि ए की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो मैं ए को हाइड करके 4 3 जा 12। इसी तरह अगर मुझे बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं बी को हाइड कर दूंगा, 4 2 जा 8। अगर इसी तरह मुझे सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो मैं सी को हाइड करके 3 2 जा 6। अब ये ए बी सी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आ गई है। अब हमें इन तीनों के जो ऐड है वो दे रखा है 7800। तो हम आगे इसको सोल्व करेंगे। 12 प्लस 8 प्लस 6, तो हम इन्हें ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 26, और इनकी वैल्यू हमें दे रखी है 7800। और हमसे पूछा क्या गया है, तो बी की आय ज्ञात करो, यानी कि बी की सैलरी हमें निकालनी है। तो बी की सैलरी हमें, हमारे पास जो इसकी वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 8। हम इस 8 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। फर्दर सोल्व करने पर हमें मिलेगा 13 2 जा 26, 13 6 जा 800, 00 मल्टीप्लाई बाई 8। इसे सोल्व करने पर 2 4 जा 8। तो 4 को 600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इजीली मल्टीप्लाई करने पर हमें हमारे पास वैल्यू आती है 2400। इसका मतलब बी की जो सैलरी है वो कितनी है, 2400। इस क्वेश्चन में भी हमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन का सामना करना पड़ा, लेकिन ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हम बार बार कैलकुलेशन करेंगे, बार बार उस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे आप देखिएगा बिना पेन पेपर भी हमसे क्वेश्चन सोल्व होने लगेंगे। क्योंकि हमारी जो कंटिन्यूटी है वो इतनी अच्छी हो जाएगी क्वेश्चन करने की, कि हमें क्वेश्चन को देखकर ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। तो इन क्वेश्चन को आप अगर घर पे दोबारा करेंगे, या किसी बुक से सेम टाइप की क्वेश्चन आप करने की कोशिश करेंगे, तो 101% आपकी जो कैलकुलेशन है वो इम्प्रूव होगी, और क्वेश्चंस करने का जो टाइम है, टाइम कंज्यूम जो आप कर रहे हो, वो धीरे धीरे घटता चला जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि नेता, सॉरी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, नीता, यदि नीता का वेतन पपिया से 10% अधिक है, तो पपिया का वेतन नीता से कितना प्रतिशत कम है। इंग्लिश में देखते हैं, इफ नीता सैलरी इज 10% मोर देन पपियाज सैलरी, देन द परसेंटेज बाय विच पपिया सैलरी इज लेस देन नीता सैलरी। इंग्लिश में क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, हिंदी टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, तो आप हिंदी में थोड़ा ध्यान ना देकर इंग्लिश टाइपिंग पे फोकस कीजिएगा, ताकि क्वेश्चन में मिस्टेक होने की डर कम रहे। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, हम इसे साइड कर देते हैं। चलिए आज देखते हैं। यदि नीता, सॉरी देखिए यहां पर 2 पर्सन दिए गए हैं, एक नीता, दूसरा दिया गया है पपिया। नीता और पपिया आपके सामने दो पर्सन आ चुके हैं, नीता और पपिया। तो देखते हैं इनकी सैलरी का कंपैरिजन दिया गया है कि नीता का जो वेतन है पपिया से 10% अधिक है। तो देखिए 10% का जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें पता है 1/10, और हमें अच्छे से पता है कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो किसकी होती है, फर्स्ट का, सॉरी पपिया से, जिससे कहा जाए, जिससे, तो वो नीचे वाली वैल्यू होती है। यहाँ पर क्या कहा गया, पपिया से, तो ये जो नीचे वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी, पपिया की। हमारे पपिया भाई की सैलरी हमें पता चल चुकी है कि पपिया भाई की सैलरी का जो वैल्यू नहीं, लेकिन मान जो है वो कितना आने वाला है, 10। तो देखिए अब नीता की बात करते हैं, तो नीता की जो सैलरी है वो पपिया से अधिक है, तो 10 से 1 अधिक कितना होने वाला है, 11। तो नीता की सैलरी कितनी आ गई, 11। आगे क्या कहा गया है, तो पपिया का वेतन यानी पपिया की सैलरी जो है वो नीता से कितना प्रतिशत कम है। तो चलिए सोल्व करते हैं इसे। पपिया नीता से कितना कम है, हम देख रहे हैं सबसे पहले कि क्या पपिया नीता से कम है। तो हम देखते हैं, जी हाँ बिल्कुल कम है। कितना कम है, 1 कम है, क्योंकि इनका डिफरेंस कितना आने वाला है, 1। अब यहाँ किससे पूछा गया है, नीता से, तो नीता से जब हम सोल्व करेंगे तो नीता की वैल्यू कितनी है, 11। तो 11 दे रखी है नीता की वैल्यू, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई 100। तो 100/11, 1/11 की जो हमने परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू लिखी थी, तो मुझे उम्मीद है कि वो आपको याद रहा होगा। तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 1/11%। इसका मतलब जो पपिया है वो नीति से कितना कम है, नीता से कितना कम है, 9 1/11%। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इस प्रकार का एक क्वेश्चन हम पीछे कर चुके हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये हमारा क्वेश्चन है, यदि 3 घंटे 40 मिनट के एक अंतराल को 3 घंटे 45 मिनट मान लिया जाए तो प्रतिशत भूल ज्ञात कीजिए। एन इंटरवल ऑफ 3 hours 40 minutes इज रॉन्गली एस्टिमेटेड एज 3 hours 45 minutes, देन फाइंड द परसेंटेज एरर। हमने बच्चे को बोला कि टाइम देख के बताइए, तो बच्चे को अभी क्या टाइम देखना आता नहीं है, तो उसने 3 घंटे 40 मिनट की जगह क्या बोल दिया, 3 घंटे 45 मिनट। तो हमें निकालना है कि जो बच्चे जो द्वारा जो भूल की गई है, जो एरर किया गया है, तो कितना परसेंट का एरर किया गया है। देखिए आइए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। देखिए 3 घंटे 40 मिनट बताना चाहिए था, लेकिन बच्चे को टाइम देखना नहीं आता, यानी अभी वो बच्चा सीख रहा है टाइम देखना, तो उसने क्या बता दिया, सॉरी, तो उसने क्या बता दिया कि कितना हो चुका है, 3 घंटे 45 मिनट। तो हमें फाइंड करना है कि जो यहाँ बच्चे द्वारा जो भूल की गई है वो कितनी की गई है। तो देखिए जब हम यहाँ से इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, तो 3 घंटे तो उसने सेम बताए, लेकिन सिर्फ मिनट के अंदर उसने उसने क्या कर दिया, मिस्टेक। और वो कितने मिनट की है, 5 मिनट की मिस्टेक कर दी है। तो हमें 5 मिनट की मिस्टेक का परसेंटेज वैल्यू निकालना है। परसेंटेज वैल्यू के जो डिनोमिनेटर होता है वो होता है बेस, और बेस क्या होगा, 1 घंटे की जो मिनट होंगी। तो घंटे यहाँ पर कितने हैं टोटल, 3 घंटे 45 मिनट, 40 मिनट। इससे हमें कंपैरिजन करना है, तो इससे कंपैरिजन करना है, तो इसकी हमें क्या निकालनी होगी, मिनट। तो 3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो वो आ जाता है हमारा 180 मिनट, प्लस 40 मिनट और है, तो इसको ऐड करने पर यहाँ मिलेगा मेरे हमें 220 मिनट। तो 5 मिनट की जो इसने भूल की थी बच्चे ने, इसको हम जब इसका परसेंटेज एरर निकालेंगे तो वो आएगा 5/220 मल्टीप्लाई बाई 100। इसे फर्दर सोल्व करेंगे तो 0 से 0, 2 से सोल्व करेंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो सोल्व करने पर क्या आ जाएगा, 5%। इसका मतलब बच्चे ने कितनी परसेंट की एरर की, 5% की एरर की। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमें डिफरेंस करके उसका परसेंटेज वैल्यू फाइंड करनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का अंतर उनके योग का 15% है, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात करो। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 15% ऑफ देयर सम, देन द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर इज। मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉरी, देखिए सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर, यानी हमें दो दो डिजिट दी गई है। लेट वो दो डिजिट क्या है, ए और बी। वो दो डिजिट हमें क्या दी गई है, ए और बी। अब हम सोल्व करते हैं। दो संख्याओं का अंतर यानी जो इनका डिफरेंस है ए माइनस बी, वो है उनके योग का 15%। उनके योग यानी कि एड, उनके योग का क्या है, 15% है। The difference between two numbers is 15% of their sum, then the ratio of the larger number to smaller number is। अब हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये देखिए 100 से 5 से हम इसे फर्दर सोल्व कर सकते हैं। 5 3 जा 20 एंड 5 2 जा 10, 0। इसका मतलब जो 20 जो डिवाइड में है वो सामने वाले की क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। 3 इसके मल्टीप्लाई में है। फर्दर हम जब इसे सोल्व करेंगे तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20a माइनस 20b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो a की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और b की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ आने वाला है 17a इज इक्वल टू 23b। तो a बाई b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 20/17।
तो हमें ए और बी की वैल्यू क्या आ गई है, पता चल गई है। आगे क्या पूछा गया है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमें यही क्वेश्चन पूछा गया था, यानी हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या क्या फाइंड करना था, रेशो। तो ए और बी का रेशो कितना आ गया है, 20/17। तो मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। यहाँ बेसिकली हमें इसकी रेशो वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमने क्वेश्चन को सोल्व करके उसकी रेशो वैल्यू फाइंड कर दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए P Q से 6 गुना बड़ा है, तो जो Q है वो P से कितना प्रतिशत छोटा है। P is 6 times large than Q, the percentage that the Q is less than P। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। चलिए अब हम इसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर हमें दो लोगों के बारे में बात की गई है, यानी 2 डिजिट हमें दी गई है, क्या, P एंड Q, P और Q। देखिए P जो है वो Q से, जिसके लिए से आता है उसके उसे हमें मान लेना पड़ता है। Q से 6 गुना बड़ा है। अगर Q हमारा 1 है तो P कितना गुना बड़ा है, 6 गुना, तो वो क्या आ जाएगा, 6। क्योंकि जब हम 1 से 6 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आने वाला है, 6। इसका मतलब जो P हमारा जो है वो कितना है, 6 है, और Q हमारा क्या है, 1 है। तो पूछा गया है कि Q जो है P से कितना प्रतिशत छोटा है। Q जो है कितना छोटा कितना है, तो देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे छोटा कितना है, क्या Q छोटा है, हाँ बिल्कुल। तो 6 में से 1 गए तो 5, 5 छोटा है, 5 वैल्यू छोटी है क्योंकि किससे, P से। पूछा किससे गया है, P से, जिससे पूछा जाए उसको नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100, मल्टीप्लाई बाई 100। तो देखिए 5/6/100 हमने जब पिछली क्लास की थी तो हमने देखा था कि 1/6 की जो वैल्यू होती है वो होती है 16/2/3। जब हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई किया था तो हमें मिला था 83 2/3, 83 1/3। तो इस प्रकार की वैल्यूज हमें डायरेक्ट याद रखनी है, क्योंकि अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर हमें ये वैल्यूज याद ना होंगी तो हम क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके अंदर डिवाइड देंगे 6 का, तो हमारी लगभग 20 से 30 सेकंड उसके अंदर क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएंगी। तो इस टाइम कंज्यूमिंग को बचाने के लिए हमें इस प्रकार की वैल्यूज को डायरेक्टली याद रखना होगा। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 83 1/3%। तो इसीलिए पहली और दूसरी क्लास में इन वैल्यूज से परसेंटेज वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू से फ्रैक्शन वैल्यू मैंने निकालने सिखाई थी, ताकि इस प्रकार की वैल्यूज को आप डायरेक्टली याद रख सकें। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए के पास बी से 2 गुना रुपया है तथा बी के पास सी से 50% अधिक रुपया है। यदि तीनों के रूपों का औसत 110 है, तीनों के रूपों नहीं आएगा, रुपयों आएगा यहाँ पर, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है। तीनों के जो रुपये हैं उनका औसत 110 है, तो एक्स के पास कितना रुपया है, यानी कि यहाँ पर 3 लोगों की बात की गई है। एक्स के पास, ए के पास पूछा है, सॉरी यहाँ क्या आएगा, ए। तो इसमें पीडीएफ में करेक्शन करवा दिया जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा गया है, ए। इसका जो आधा क्वेश्चन है वो शायद नेक्स्ट स्लाइड में है। हाँ, यहाँ पर हमसे ए के बारे में पूछा गया। तो इंग्लिश की जो पीडीएफ है वो एकदम करेक्ट है, हिंदी के अंदर करेक्शन करवाना पड़ेगा, तो मैं करेक्शन करवा दूंगा। चलिए देखते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि ए के पास बी से 2 गुना रुपया है तथा बी के पास सी से 50% अधिक रुपया है। इन तीनों का जो औसत होगा वो 110 दिया गया है। तो ए के पास कितना रुपया है ये हमें फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास 3 लोग हैं, ए, बी और सी। इनके पास कुछ रुपए हैं। यहाँ दिया गया है कि ए के पास बी से 2 गुना रुपया है, बी से। अगर मैं बी को 1 मान लेता हूं तो ए के पास कितना रुपया होने वाला है, बी से 2 गुना, यानी कि इसके पास कितना रुपया हो जाएगा, 2। तो बी के पास सी से 50% अधिक क्या है, सी से 50% अधिक रुपया है। तो देखिए अगर हमने बी को 1 माना है
और इसके पास सी से ज्यादा रुपया है, तो सी के पास कितना होगा? सी के पास कुछ पॉइंटों में आएगा, क्योंकि एक से नीचे तो पॉइंट ही होगा, एक से नीचे तो भाई 0.9 तक की वैल्यू होगी। तो हम इसे कैलकुलेशन को कॉम्प्लिकेटेड ना बनाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, इसकी वैल्यू को हम मान लेते हैं 2। जब बी की वैल्यू को हम 2 मान लेते हैं तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, क्योंकि इसके पास इसके क्या है, 2 गुना रुपया है। अब क्या कहा गया है कि सी बी के पास सी से 50% अधिक है। अगर मैं सी की वैल्यू को 1 मान लेता हूं तो देखिए 50% का मतलब होता है 50%, मतलब 50 को 100 से डिवाइड करना। तो जब इसे फर्दर सोल्व करते हैं हम तो हमारे पास वैल्यू कितनी मिलती है? 1/2, 1/2। इसका मतलब मैं सी को लेट कर लेता हूं, सबसे पहले क्या लेट कर लेता हूं? सी को। तो हमारी कैलकुलेशन आराम से हो जाएगी। अगर मैं सी को 2 मान लेता हूं, सी को मैं कितना मान लेता हूं? 2। तो इससे 50% अधिक है किसके पास? बी के पास। तो बी के पास कितनी हो जाएगी? 3। और 3 से 2 गुना ज्यादा है किसके पास? ए के पास। इस प्रकार हमारी तीनों वैल्यूज हमें आसानी से मिल चुकी है। हमारी वैल्यूज उससे भी आ जाती है, लेकिन उससे क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन थोड़ी जो कैलकुलेशन है थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, पॉइंट्स के अंदर वैल्यू आते हैं। इसलिए हमने 50% से सी की वैल्यू सबसे पहले फाइंड की, जो कि 2 मिला हमें, और 2 से 50% अधिक यानी कि 1 बी की वैल्यू, और बी का ट्वाइस कौन है? ए। आगे हम इसे सोल्व करेंगे। आगे जब हम इसे सोल्व करते हैं तो कहा गया है यदि तीनों को रुपयों का औसत, औसत क्या होता है? देखिए हमारे बहुत सारे भाई बहन एवरेज जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते वो देख लेते हैं। एवरेज क्या होता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशियों की संख्या यानी हमारे जो टोटल नंबर्स हैं उनको ऐड करने पर जो डिजिट मिलती है वो ऊपर लिखेंगे, और जो टोटल नंबर्स हैं वो क्या लिखेंगे? नीचे। देखिए नंबर को ऐड करेंगे, 6 और 2 8, और 8 और 3 11, 11/3, जो राशियों की संख्या 3 है, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 110। तो यहाँ क्या दे रखा है? 110। और हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें फाइंड करना है तो एक्स के पास कितना, सॉरी ए के पास कितना रुपया? ए की फाइंड करनी है। ए के पास वैसे कितना रुपया है? 6, तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 6। तो ये जो 3 है वो सामने के क्या चला जाएगा? मल्टीप्लाई में। और जो 11 है वो सामने के क्या चला जाएगा? डिवाइड में। 11 से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये 1 बार होगा, तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, और 18 10 जा 180। इसका मतलब ए के पास जो रुपया है वो कितना है? 180। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो इंक्रीज होते जाएगा, इसीलिए आप घर पे जो क्वेश्चन है वो डेली बेसिस पे आप तैयार करते रहें। मैंने आपको कहा था कि डे टू डे आप अपने नोट्स मेंटेन करें, सेल्फ मेड नोट्स बनाएं, पीडीएफ के भरोसे ना बैठे, क्योंकि पीडीएफ के अंदर क्या होता है, क्वेश्चन में कभी कभी इनकरेक्ट हो जाता है, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, तो उस वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है। इसीलिए अगर आप हैंडमेड नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये उसी का ही पार्ट है, ये 2 स्लाइड्स के अंदर है, तो पीडीएफ में भी इसमें करेक्शन हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी दो बिंदु हैं जिनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी है तथा ए सी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो बी सी की लंबाई कितनी प्रतिशत घट जाएगी? इंग्लिश में देखते हैं। A and B are fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. If the length of AC is increased by 6%, then the length of BC is decreased by। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर हमारे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, वो फिक्स पॉइंट है। यहाँ पे हमारे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं ए और बी, इनके बीच की दूरी हमें दी गई है 5 सेंटीमीटर, और एक तीसरा जो बिंदु दिया गया है वो सी है, वो ए और बी पर स्थित है। अगर ए और सी के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। देखिए मान लीजिए हम आप 3 दोस्त हैं, और आपके जो 2 दोस्त हैं वो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़े हैं, और जो तीसरा दोस्त है वो इसी बीच यानी कि आपकी कतार में ही कहीं खड़ा है, लेकिन जो आपका पहला जो दोस्त है उससे आपकी दूरी 5 सेंटीमीटर है।
लेकिन पहले दोस्त से जो तीसरे दोस्त की दूरी है वो 3 सेंटीमीटर दूरी है। इसका मतलब ये साफ हो चुका है कि वो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में ही खड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके पीछे खड़ा होता तो जो लेंथ है वो आपके बीच की दूरी से ज़्यादा आती, लेकिन वो लेंथ 5 सेंटीमीटर से क्या है, कम है। इसका मतलब जो तीसरा दोस्त है वो पहले और दूसरे के बीच में खड़ा होगा। मुझे उम्मीद है आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। बस इतना ही समझने की बात थी, अब इसमें समझने जैसे कोई बात है ही नहीं। चलिए देखते हैं। ए और बी बिंदु है, ए और बी कोई बिंदु है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर। और जो तीसरा बिंदु है सी, हमें पता चल गया कि वो इनके बीच में कहीं होने वाला है, तो इनके बीच में कहाँ है, हमने यहाँ मान लिया सी को। और ए और सी के बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कह रहा है कि AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए तो BC, देखिए अगर AC को मैं बढ़ाते जाऊंगा तो सोचिए, मान लीजिए ये एक डंडा है, अगर मैंने यहां पर कोई रबड़ लगा रखा था, अगर वो रबड़ मैं यहाँ से हटाकर यहाँ लगा दूंगा तो यहाँ से यहाँ की लेंथ तो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ये जो लेंथ है, जैसे जैसे मैं इसको बढ़ाते जाऊंगा ये लेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इतना आपके समझ में आ रहा होगा कि जब हम कोई भी दो बिंदु के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे तो उस बिंदु से तीसरे बिंदु के जो बीच की दूरी है वो सेल्फ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखते हैं कि अगर AC की दूरी को हम बढ़ाते जाएंगे, मान लीजिए हम उसे क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो B और C के बीच की दूरी है वो क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अब देखिए AC की लंबाई 6% बढ़ा दी जाए, और AC की लंबाई हमें 3 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं 3 सेंटीमीटर को 6% बढ़ा दूंगा तो इसको सोल्व करने पर हमारे पास क्या आएगा, 6×3=18/100, यानी कि 0.18 सेंटीमीटर, 0.18 सेंटीमीटर। AC की लंबाई को हमने बढ़ा दिया है, यानी 3 से कितना कर दिया है, 3.18 कर दिया है। तो BC कितनी घटेगी, तो BC की वैल्यू कितनी होगी भाई, 5 ये है, 3 है, तो ऑब्वियसली बात है कि BC की दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर में भी कितना कम हो जाएगा, 0.18 कम हो जाएगा। तो वो हमें प्रतिशत निकालना है, तो 0.18 कम हो जाएगा, किस में कम होगा, तो BC की लंबाई कितनी प्रतिशत घट जाएगी। वही देखो डिजिट में तो 0.18 ही कम होगी, क्योंकि जब हमने 0.18 उधर बढ़ाया है तो ऑब्वियसली चीज है कि यहाँ से 0.18 कम हो जाएगी, यहाँ आ जाएगी C। लेकिन हमें परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज किससे, 2 से, यानी BC से। तो 2 × 100, तो कितनी प्रतिशत कमी हो जाएगी, जब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा 9%। इसका मतलब जो BC के बीच की दूरी है वो 9% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से मैं इसे रिपीट कर देता हूँ कि हमें दो बिंदु दिए गए थे जिनकी बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। A और B के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तीसरा एक बिंदु है C जिससे A के बीच की दूरी है 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब वो तीसरा जो बिंदु है वो A और B के बीच में ही है, इसीलिए उसकी दूरी 5 से कम है, यानी यहाँ पर C है। अब कहा गया है कि AC की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालनी क्या है, A और C के, सॉरी AC की लंबाई अगर 6% बढ़ा दी जाए, AC यानी 3 का 60% कितना होगा, 6×3=18, 0.18 सेंटीमीटर हमने बढ़ा दिया है। तो BC की लंबाई कितनी प्रतिशत घट जाएगी, देखिए वैल्यू के अंदर तो वो 0.18% ही माइनस होगी, लेकिन प्रतिशत वैल्यू से निकालनी है तो BC कितनी है, 3 है। तो 0.18 जो है वो 2 का कितना परसेंट है, मतलब BC का कितना प्रतिशत है, तो हमने BC से जो डिवाइड किया, सोल्व करने पर हमें क्या मिला, 9%। इसका मतलब BC की जो है लेंथ 9% डिक्रीज हो जाएगी। ये सी का ही स्लाइड है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है 1 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, बहुत इजी क्वेश्चन है। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 30 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है ये, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। हमसे पूछा गया है कि 1 आवर 30 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ
वन डे, वन डे, यानी कि 1 घंटा जो है 30 मिनट है वो एक दिन का कितना प्रतिशत। हमारे पास दो ऑप्शन है सॉल्व करने के लिए। पहले क्या तो हम इसे आवर में कन्वर्ट करके 24 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, और एक दिन का प्रतिशत निकालने के लिए हमें किसे डिवाइड करना पड़ेगा, 24 से। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इस 1 घंटे 30 मिनट को मिनट में कन्वर्ट करके हम 24 घंटे को भी क्या कर दें, मिनट में कन्वर्ट कर दें। तो देखिए अब इसे सोल्व करेंगे और दोनों तरीके से हम इसे सोल्व करके देखेंगे कि आंसर सेम आता है या नहीं। तो देखिए 1 घंटे 30 मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करते हैं 60 से, तो ये आ जाएगा 1/2। इसका मतलब 2 1 2 3, यानी कि 3/2 आवर। अभी जो 3/2 आवर है ये एक दिन यानी कि 24 घंटे का कितना परसेंट है, हमसे ही पूछा गया है। तो ये हो जाएगा, ये जो 2 है जो नीचे आएगा, 3/24 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 48। तो इसे सोल्व करेंगे तो ये आने वाला है 3 1 3 और ये 16 टाइम। इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, सॉरी परसेंटेज निकालनी थी हमें। तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 100 से। तो यहाँ लिखेंगे जो 3/2 है वो किससे, 24 का कितना प्रतिशत है। जब इसे सोल्व करेंगे तो ये सोल्व होगा 50 टाइम्स। इसे फर्दर सोल्व करने पर 2 से यहाँ 12 आएगा, यहाँ 25 आएगा, 25 3 जा 75/12। फर्दर इसे 3 से सोल्व कर सकते हैं तो यहाँ आ जाएगा 25/4%। इसका मतलब 1 घंटा 30 मिनट जो 24 घंटे यानी एक दिन का कितना प्रतिशत है, सॉरी 1 मिनट, देखिए तो यहाँ हमारा क्या आंसर आ गया, 25/4। अब हम इसे मिनट में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो 1 घंटा 30 मिनट को जब हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होती है, प्लस 30 मिनट, प्लस 30 मिनट, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा 90 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट में 30 मिनट में कितना होता है 90 मिनट। तो 90 मिनट डिवाइडेड बाई एक दिन में कितनी मिनट होती है, तो 24 घंटा 60 मिनट्स बराबर मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि हमें परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाई 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा। अब इसे फर्दर सोल्व करेंगे, 3 से सोल्व कर लेते हैं या फिर 6 से सोल्व कर लेते हैं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, 6 4 जा 24। फिर से 6 से सोल्व 3 से सोल्व करते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। इसका मतलब 50/8%। इसे सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 25/4%। तो देखिए चाहे हमने घंटे में कन्वर्ट करके किया हो या फिर मिनट में कन्वर्ट करके किया हो, हमारा आंसर सेम आया है दोनों में। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जो 65 ग्राम है वो 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। ये तो उससे भी इजी क्वेश्चन है भाई। 65 ग्राम कितना प्रतिशत है किसका, 1 किलोग्राम का। जिससे पूछा जाता है उससे डिवाइड करेंगे। अब एक चूंकि यहाँ पर ग्राम में वैल्यू दी गई है तो इस किलोग्राम को भी हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में। तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम का कितना परसेंट होगा, 65 ग्राम। इसे सोल्व करेंगे तो ये इससे 0 से सोल्व हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 6.5%। इसका मतलब जो 65 ग्राम होगा वो 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, 6.5%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए P-Q, इसकी शायद इंग्लिश टाइपिंग रह गई है, सॉरी। मैं PDF में कोशिश करूंगा इसको करेक्ट करवाने की, इंग्लिश टाइपिंग भी इसमें करवाई जाए, शायद रह गया है, सॉरी। चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम। P-Q का 50%, हम क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। P-Q का जो 50% है बराबर है
P माइनस क्यू के 30% के तथा Q बराबर है P का x%, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है उस क्वेश्चन को एक या दो बार अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े अगर हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमसे छूट जाती है पढ़ने में, और बिना फोकस के पढ़ने से फिर वो चीज़ें रह जाएंगी और वो हम क्वेश्चन में नहीं कर पाएंगे, तो हमारा आंसर हमेशा गलत ही आएगा। इसलिए क्वेश्चन को एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। चलिए हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, अब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50% बराबर है किसके, P, सॉरी यहाँ पर कुछ ना कुछ तो दिक्कत है, P माइनस क्यू, शायद यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये P प्लस होनी चाहिए थी, ये क्या होनी चाहिए थी, P प्लस। हाँ अब ठीक है, तो जो ये है P प्लस क्यू का 30%। अब देखिए इसे सोल्व करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5P माइनस 5Q इज इक्वल टू 3P प्लस 3Q। तो हम इसे सोल्व करेंगे तो P की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे और Q की वैल्यू एक तरफ कर लेंगे, तो 5P में से जो 3P है माइनस होंगे इज इक्वल टू 3Q, और ये 5Q इधर आके प्लस के हो जाएंगे 5Q। 5 में से 3 जब माइनस करेंगे तो 2P इज इक्वल टू 5 और 3 8Q। तो P और Q का जो रेशियो आ गया है वो आ गया है 8/2 यानी कि 4/1। इसका मतलब P की वैल्यू 4 है तो Q की वैल्यू क्या है, 1 है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि Q बराबर है P का x%, Q1 बराबर है P यानी कि 4 का x%। यहां से x की वैल्यू में फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो इसके डिवाइड में सामने वाले के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 100 बन जा 100, और जो 4 जो है जो x के मल्टीप्लाई में है वो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 25%। तो यहाँ जो x की वैल्यू है वो कितनी आने वाली है, 25%। सबसे पहले हम इसे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। ये हमारे क्वेश्चन में ये जो P माइनस क्यू है इसकी जगह P प्लस क्यू आएगा, आप देख लेना। P माइनस क्यू का जो 50% है वो बराबर है P प्लस क्यू के 30% के। इसे हम फर्दर सोल्व करेंगे, 100 से 100 कैंसिल कर देंगे, इसे 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसे सोल्व किया गया तो ये 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5P माइनस 5Q, 3P प्लस 3Q, P वाले एक तरफ Q वाले एक तरफ, जब 3P इधर आया माइनस का हो गया, 5Q उधर जाके प्लस का हो गया। इसी तरह हमने सोल्व किया तो P/Q की जो वैल्यू है वो 4/1 मिला। आगे क्या आ गया, जो Q है तो Q यहाँ पर क्या है 1, तो 1 बराबर है P यानी 4 का x%, तो इसे सोल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आ जाएगा 25%। चलिए आगे चलते हैं। तुलसीदास का वेतन सविता से 20% अधिक है। यदि तुलसीदास 720 रुपये बताता है, शायद यहाँ बचाता, देखिए इंग्लिश में पढ़ेंगे, तुलसीदास सेव्स, तो यहाँ पर क्या आएगा, बचाता है, यहाँ पर बचाता आएगा, ठीक है, बचाता। तो आगे पढ़ते हैं, बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, तो सविता का वेतन ज्ञात करो। Tulsidas salary is 20% more than that of Savita's salary. If Tulsidas saves 720 which is 4% of his salary, then find Savita's। एक बार आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया होगा, अब हम इस क्वेश्चन को एक बार सोल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो लोग दिए गए हैं, तुलसीदास जी और सविता जी, तुलसीदास और सविता। यहाँ कहा गया है कि तुलसीदास का वेतन 20% अधिक है, 20% की जब फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगी 1/5। से अधिक है, से अधिक है मतलब से जिसके लिए बोला जाए उसकी वैल्यू मानेंगे, सविता से, तो सविता की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, से अधिक है तो यानी 5 से एक अधिक है, कितनी हो जाएगी 6। समझ में आ रहा होगा। यदि तुलसीदास जी 720 रुपये बचाते हैं जो कि 4% के बराबर है, सपोज कीजिए आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपये है, 100 में से अगर आप 20 रुपये बचाते हैं तो वो आपकी सैलरी की कितनी प्रतिशत हो जाएगी, 20% हो जाएगा।
सेम उसी तरह तुलसीदास जी अपनी सैलरी का 4% बचा रहे हैं, और उस 4% की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है 720 रुपए। उनकी सैलरी क्या होगी, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है, तो उनकी सैलरी क्या होगी 100। सोल्व करेंगे 4 से, तो फिर से 4 से सोल्व करेंगे, 18, 18 4 72, और यहाँ पर 0। इसका मतलब जो सैलरी आ जाएगी तुलसीदास जी की वो कितनी आ जाएगी 18,000 रुपए। तो अगर तुलसीदास जी की जो सैलरी है वो 18,000 रुपए है, यानी कि 6 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 18,000 रुपए, और हमसे पूछा क्या गया है सविता का वेतन, और सविता की वेतन कितनी है 5। तो हम इजीली क्या कर लेंगे इसको सोल्व, कि 6 की वैल्यू दी गई है 18,000 रुपए, और पूछा क्या गया है सविता की वैल्यू 5। तो 6 3 जा 18, 1 0 2 0 3 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15,000। इसका मतलब सविता की सैलरी जो कितनी आने वाली है 15,000। मुझे उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। या सिर्फ इतना हमें समझने की जरूरत थी कि जो ये 4% जो इसका एक्सपेंडिचर दिया गया है, इसका सॉरी सेविंग दी गई है 4%, वो किसके बराबर दी गई है 720 के बराबर दी गई है। इसके यहाँ से इसकी क्या निकलने में आ जाएगी सैलरी, और जो तुलसीदास जी की सैलरी निकलने में आ गई, तो यानी 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है 18,000, तो हमें 5 की वैल्यू फाइंड करनी है जो कि कितनी आ गई 15,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, एक व्यक्ति का 2007 में वार्षिक वेतन 8,80,000 था, जो 2006 के उसके वार्षिक वेतन से 10% अधिक था। यानी कि यहाँ पर एक ही व्यक्ति की 2 साल की सैलरीज का कंपैरिजन किया गया है। चलिए देखते हैं। ए मैन रिसीव्स 8,80,000 एज हिज सैलरी इन 2007। इसका मतलब 2007 में जो इसकी सैलरी है वो कितनी है 8,80,000 रुपए। उसके बाद कहा गया है विच वॉज 10% मोर देन हिज एनुअल सैलरी, और जो 2006 में इसकी जो सैलरी थी उससे 10% ज्यादा है ये सैलरी। इसका मतलब हमें 10% की फ्रैक्शन वैल्यू की नीड है। इसका मतलब 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/10 से ज्यादा है, यानी कि 2006 की तो सैलरी ये है, उससे ज्यादा यानी कि 10 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 11। 11 सैलरी है 2007 की, तो 11 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 8,80,000, और हमें फाइंड किसकी करनी है 2006 की हमें फाइंड करनी है। 2006 की कौन सी है 10 मल्टीप्लाई बाई 10। 11 से सोल्व करेंगे, 11 8 जा 88, 1 2 3 4 और 1 0। इसका मतलब 8 लाख सैलरी उसकी 2006 में थी, और वो 10% इंक्रीज होकर कितनी हो गई 8,80,000। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। ऐसा ही क्वेश्चन एक हम कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता ये क्वेश्चन आपको थोड़ा हार्ड लगेगा। देखिए इसे सोल्व करते हैं। एज इनकम इज 20% मोर देन, यहाँ पर हमें दो व्यक्ति दी गए हैं ए और बी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको मुझे याद हो गई होगी 1/5 से, किस से 20 से, तो सी जिससे से लगाया उसके लिए हम नीचे वाली वैल्यू लिखेंगे 5 से अधिक है। 5 से 1 अधिक कितनी हो जाएगी 6। तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, तो बी की कितनी कम है बी की 1 कम है, किससे ए से मल्टीप्लाई बाई 100। तो 1/6 की हमें मुंह जबानी याद है 16 2/3%। तो ये क्वेश्चन तो हमारे लिए बहुत इजी हो गए हैं, हम इन्हें चुटकियों में सोल्व कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, एक आवेदन बी के वेतन का, यहाँ पर थोड़ी हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हम इंग्लिश वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एज सैलरीज 40% ऑफ बी, यहाँ बी है बी, एक मिनट। देखिए शायद यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा हो गई है,
तो मैं आगे से कोशिश करूँगा कि टाइपिंग जो PDF तैयार होगी उसे एक बार फिर से एक बार चेक कर लें, ताकि मिस्टेक कम हो और आपको प्रॉब्लम का सामना कम करना पड़े। देखिए, ए सैलरी इज 40% ऑफ बी सैलरी एंड बी सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ सी। यहाँ पर हमें हमें 3 लोग दिए गए हैं, ए, बी और सी। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक बार इंग्लिश वाले क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी वाले में थोड़ी मिस्टेक है कि ए सैलरी जो है वो 40% है बी की सैलरी के, और जो बी की सैलरी है वो 25% मोर देन दैट ऑफ सी, यानी उससे ज़्यादा है सी से 25%। तो हमें फाइंड क्या करना है कि जो एक्स की सैलरी है यानी ए की सैलरी जो है वो, ये क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए क्योंकि क्वेश्चन में मिस्टेक काफ़ी हो गई है, तो ये क्वेश्चन हम रहने देते हैं। इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास के अंदर एक बार फिर से रिपीट करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफ़ी मिस्टेक हैं। तो अगर हम इसे सोल्व भी करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो गलत ही आने वाला है, क्योंकि इसमें मिस्टेक काफ़ी हो चुकी हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कल की क्लास के लिए रहने देते हैं। कल इस क्वेश्चन को हम एक बार फिर से चेक कर लेंगे, ठीक है। तो आज के जो हमारे क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे उम्मीद होगी कि जो आज के हमारे जो भी क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो हमारे क्वेश्चंस है, जो भी क्लास होती है, वो आप प्रॉपर टाइम टू टाइम उनके क्वेश्चंस को आप हैंडमेड्स नोट्स बनाएं, उनके अच्छे से उनको उतारें, क्वेश्चन भी लिखें, उनका सॉल्यूशन आप खुद करने की कोशिश करें। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसके बाद आप क्लास का सहारा लें। धीरे धीरे क्वेश्चंस का जो लेवल होगा वो इंक्रीज होगा। जो हमारे भाई बहन ये सोच रहे हैं कि क्वेश्चन हमारे लायक नहीं है या हमारे कोई बेनिफिशियल नहीं है, तो उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सब्र रखिए। आप देख रहे होंगे कि दिन प्रतिदिन जो हमारे क्वेश्चन है वो धीरे धीरे इंक्रीज होते जा रहे हैं लेवल उनका, तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है वो और भी अच्छे लेवल के आपको मिलेंगे। तो क्लास को डेली आप शेयर कीजिए। जितना आप अपने स्टडी चैनल से स्टडी ग्रुप में आप शेयर करेंगे उतना हम एक दूसरे से जुड़ पाएंगे, और हमारी तरह जो भी जिसकी आप तैयारी कर रहे होंगे वो दूसरे भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे होंगे उन तक ये वीडियो जरूर पहुंचेगी। थैंक यू।